एवरीवन, हमने साउंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज को स्टार्ट कर दिया है। अब इस क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज में यू नो वेरी वेल कि जब भी हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं हम चैप्टर का रिवीजन करते हैं। तो आई होप कि आपके स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स का रिवीजन तो हो गया होगा। आज हमें देखना है रिमेनिंग टॉपिक्स को। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। देखो, हर एक टॉपिक के बाद जो क्वेश्चन आंसर्स है उसमें से कुछ क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर दिए, ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस है जो कि हमें देखने हैं। इनको देखने के बाद आई होप कि आपके मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक्स है वो क्लियर हो जाएंगे वापस से। मतलब एक बार पढ़ तो लिया ही आपने, लेकिन कुछ कुछ रिवाइज भी हो जाएंगे सो दैट कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और उसके बाद आपके माइंड में वो इस तरह से फिट हो जाएंगे ना कि आपको नींद में भी कोई पूछे तो आप बता देंगे। सो देन फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव रिलेटेड टू इट्स स्पीड। देखो क्या बोला है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी किसी वेव की और इसकी स्पीड, तीनों किस तरह से रिलेटेड है, या फिर ये बोलते हैं हम कि स्पीड से ये दोनों किस तरह से रिलेटेड है। किसी भी एक चीज को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों का रिलेशन बताना है कुल मिला के हमें, बस कि इन तीनों का रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले तो ये स्पीड तो हमें पता है क्या होती है। वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ का मतलब होता है एक कंप्रेशन और एक जो रेयर फ्रैक्शन है दोनों के बीच का डिस्टेंस। मतलब एक वाइब्रेशन जो है वो कितने डिस्टेंस में हुआ है। मतलब कि सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजिशन पे अभी जब ये वाइब्रेट होगा तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन होगा। और अप एंड डाउन होने में, फर्स्ट अप एंड डाउन होने में कितनी लेंथ हो गई है उस वेव की। मतलब जब वेव ट्रैवल कर रही है, सपोज ये वेव हमारी ट्रैवल कर रही है, यहाँ से ये वेव ने ट्रैवल करना शुरू किया है, अप डाउन हो गया, एक वापस आ गई अपनी मीन पोजिशन पे, तो इसको हम कह देते हैं वन वाइब्रेशन या वन ऑसिलेशन। कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की इसने, तो इसी डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, इसी डिस्टेंस को हम कह देंगे वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, लैम्डा। इसी डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। और इस वेवलेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। यही होती है हमारी वेवलेंथ। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, डायरेक्ट डिस्टेंस, ये इसको हम कह देंगे लैम्डा या फिर वेवलेंथ। तो ये हो गई वेव लेंथ, मतलब लैम्डा। फाइन, इसी को हम क्या कह देते हैं, मतलब ये जो हमारा एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन था, अप एंड डाउन था, इसी को हम क्या कह देते हैं, एक वाइब्रेशन कहते हैं या एक ऑसिलेशन कहते हैं। अब अगर मैं आपको बात करूं कि 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड है हमारे पास में, 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट हुए हैं, काउंट करना है बस। तो आपने बोला कि हमने काउंट किया था तो 3 ऑसिलेशंस कंप्लीट हुए थे 1 सेकेंड में। अगर मैं आपको बोल रही हूँ 3 ऑसिलेशन कंप्लीट हुए, दैट मीन्स इट विल बी द फ्रीक्वेंसी। बिकॉज फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम। इसका मतलब 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट हुए हैं, ओनली 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट हुए हैं, वही हमारी क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी हो जाती है। फाइन, तो आई होप कि क्लियर है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, स्पीड हमें पता है। अब तीनों के बीच का रिलेशन क्या है, तो तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स लैम्डा न्यू। स्पीड इज इक्वल्स टू लैम्डा न्यू, v is equals to lambda nu. v is the speed, lambda is the wavelength and frequency is the nu. फाइन, आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर है। अब देखो इनका रिलेशन किस तरह से है। इनका रिलेशन इस तरह से है कि अगर हमने स्पीड को इंक्रीज कर दिया, अगर हमने स्पीड को इंक्रीज कर दिया मतलब क्या हो रहा है, वेवलेंथ भी बढ़ रही है। या हम ये कहते हैं वेवलेंथ अगर इंक्रीज होगी तो स्पीड भी इंक्रीज होगी, वेवलेंथ अगर डिक्रीज होगी तो स्पीड भी डिक्रीज हो रही है। और अगर इसी स्पीड को हम इंक्रीज कर देते हैं तो हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। एक तो ये जा रहा है नीचे आ रहा है, फिर जा रहा है नीचे आ रहा है, और मैं बोलूँ ये इस तरह से मूवमेंट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ी तो 1 सेकेंड के ऑसिलेशन बढ़ेंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। और इसी का अपोजिट अगर कर दो तो डाउन हो जाएंगे सबके सब। इसका मतलब है जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के, और यही स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी के। तो एक बढ़ेगा मतलब दूसरा वाला भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घट जाएगा। फाइन, आई होप कि ये चीज़ें क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। जस्ट हमें तीनों का रिलेशन बताना था, दैट्स इट, इतना ही है रिलेशन। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज 220 हर्ट्ज। वेवलेंथ को आपको कैलकुलेट करना है, मतलब कि हमें लैम्डा को कैलकुलेट करना है। हमें नहीं पता लैम्डा क्या है, चलो इसको यहाँ ले लेते हैं हम। हमारा गिवन पार्ट क्या है और जो पूछा है वो भी देख लेंगे। तो पूछा हमसे क्या है, सबसे पहले ही पूछ लिया कि लैम्डा क्या है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज 220 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 220 हर्ट्ज, मतलब न्यू कितना है, 220 हर्ट्ज, इट इज द फ्रीक्वेंसी। एंड स्पीड इज 440 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड कितनी है, v कितना है हमारा, 440 मीटर पर सेकेंड, ये हमें गिवन है।
बस सिंपल है ये तो, बहुत सिंपल है। अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, क्या फॉर्मूला देखा था हमने? तो हमने देखा था v इज इक्वल्स टू होता है लैम्डा न्यू, ये रिलेशन हमने अभी देखा है प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, और यही सारी चीजें तो हमें गिवन है। फिर तो बहुत सिंपल हो गया, जब यही सारी चीजें गिवन है तो जस्ट आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दो भाई। और क्या करोगे आप, जस्ट वैल्यू पुट करनी है और लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कर देते हैं। यहाँ देखो v की वैल्यू कितनी है, 440 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू, लैम्डा का मतलब क्या है, लैम्डा का मतलब है नहीं पता, लैम्डा ही है हमारे पास, तो फाइंड आउट करना है हमें। न्यू का मतलब कितना हो गया, ये है 220 हर्ट्ज। नाउ 220 को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड में ले आते हैं, मतलब कि हम इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, और जब आप इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा 440 डिवाइडेड बाय 220 इज इक्वल्स टू लैम्डा। और इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इसको कैंसिल करने से मिलेगा 1, 220 वन 220 होते हैं, यहाँ आ जाओ, ये हो जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, 220 2 ज़ा 440, तो कितना आंसर आया हमारे पास में, हमारे पास में आंसर आया 2। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू, लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 मीटर, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 मीटर। मीटर क्या है, इसकी यूनिट है, लेंथ ही तो है, वेव लेंथ क्या होती है, लेंथ ही तो होती है, तो लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर, दैट इज वाई यहाँ भी क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 मीटर। इतना इजी क्वेश्चन था ना, सिंपल था, वैल्यू हमें गिवन है, फॉर्मूला हमें गिवन है, तो बस पुट करके आंसर फाइंड आउट करना था। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन इज लिसनिंग टू अ टोन ऑफ 500 हर्ट्ज सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड। बड़ा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आधा आधा करके देखेंगे, और जो वैल्यूज गिवन है पहले वो लिख देते ताकि हमें कुछ कुछ चीजें क्लियर हो जाए। अ पर्सन इज लिसनिंग टू अ टोन, एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, टोन सुन रहा है म्यूजिक सिस्टम से, देखो कितना अच्छे सुन भी रहा है, कूद भी रहा है, डांस भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो म्यूजिक सिस्टम से इसने ये म्यूजिक सुन रहा है, इस हेडफोन को हम यहाँ से रिमूव कर देते, इसने हेडफोन नहीं लगाया, हम ये अज्यूम करें इसने हेडफोन नहीं लगाया, रिमूव कर दिया, चल नहीं रहा होगा बेचारा ने, ऐसे ही लगा तो दिया, लेकिन साउंड तो यहीं से आ रहा है हमारे लिए। तो चलिए, तो म्यूजिक सिस्टम से क्या आ रहा है, साउंड आ रहा है, टोन को ये सुन रहा है, टोन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 500 हर्ट्ज है, टोन ऑफ 500 हर्ट्ज, हर्ट्ज देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो गिवन क्या है हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू, दैट इज इक्वल्स टू 500 हर्ट्ज। और क्या गिवन है, इट इज सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड, साउंड से ये खुद कितनी दूरी पर है, तो डिस्टेंस कितनी है इसकी, 450 मीटर है। नाउ व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशंस फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से जो सक्सेसिव कंप्रेशन से दोनों के बीच का टाइम इंटरवल कितना है, कि भाई एक कंप्रेशन हुआ दूसरा कंप्रेशन है, दोनों के बीच का टाइम इंटरवल कितना है। तो हमें एक फॉर्मूला पता है टाइम पीरियड का, दैट इज न्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम, न्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, हमें यही तो चाहिए, टाइम पीरियड ही तो चाहिए, न्यू हमें गिवन है। अब क्या करें, ट्रांसपोज कर दो, टी को ऊपर भेज दे, टाइम को ऊपर भेज देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन न्यू। अब आधे लोग तो ये सोचो मैम डिस्टेंस का क्या करे, तो ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। इस क्वेश्चन के अंदर ये जो डिस्टेंस आपको गिवन है ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए है, तो कंफ्यूज होना नहीं है, जस्ट हमें ये माइंड में रखना है कि हमें पूछा क्या गया है और गिवन क्या है। हमें पूछा गया टाइम इंटरवल, गिवन क्या है फ्रीक्वेंसी, तो सिंपल है भाई, वैल्यू पुट कर दो, फॉर्मूला हमें पता है। चलिए तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे, टाइम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 500 हर्ट्ज से डिवाइड कर दे, डिवाइड करते ही हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.002 सेकेंड्स। इसका मतलब है 0.002 सेकेंड लग रहा है, बहुत कम टाइम लग रहा है साउंड को हमारे तक पहुंचने में, इस पर्सन तक इस साउंड को पहुंचने में बहुत ही कम टाइम लग रहा है। क्यों, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इसकी, दैट इज वाई फटाफट से पहुंच जाएगा। फाइन, आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर है। चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। लाउडनेस और इंटेंसिटी के बीच में बताना है कि डिफरेंस क्या है, तो हम एक काम करते हैं, दोनों की डेफिनेशन ले लेते हैं, कौन किस पे डिपेंड करता है, क्या चीज़ ज़्यादा होगी तो लाउडनेस ज़्यादा हो जाएगी, क्या चीज़ ज़्यादा होगी तो इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। चलिए देखो, लाउडनेस क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, तो आपको ये पिक्चर्स नहीं बनानी एग्जाम में, डोंट वरी, आपको क्या करना है, इस तरह से आंसर लिखना है। इस तरह से आंसर में क्या लिखेंगे, लाउडनेस और इंटेंसिटी जो होती है दोनों ही एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि एम्पलीट्यूड पे ही डिपेंड करेगी। अगर एम्पलीट्यूड होगा ज़्यादा तो लाउडनेस और इंटेंसिटी दोनों ज़्यादा हो जाएंगे, अगर एम्पलीट्यूड होगा कम तो लाउडनेस और इंटेंसिटी दोनों ही क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब देखो, बट लाउडनेस इज द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ आवर ईयर्स टू अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे ईयर्स किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं
उसे हम कहते हैं लाउडनेस। हमें अच्छा लगा तो हम कहेंगे बहुत शांत है, शांत है, शांत है। थोड़ा ज़्यादा उसे जोर से बोला तो हम कहेंगे बहुत लाउड है यार, कितना चिल्लाता है ये तो। सो आर ईयर्स आर मोर सेंसिटिव टू सम फ्रिक्वेंसीज एज कम्पेयर टू अदर्स। कुछ फ्रिक्वेंसीज को लेकर हमारे जो ईयर्स होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको कुछ फ्रिक्वेंसीज ऐसे लगती है कि यार प्लीज स्टॉप इट, और कुछ फ्रिक्वेंसीज ऐसी होती है कि हाँ ठीक है चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में पर सेकेंड कितने साउंड एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है, पास हो रही है, उसे हम क्या कहते थे, इंटेंसिटी कहते थे। तो ये प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। ठीक है, इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के होती है। तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड बढ़ेगा उतना ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ेगी, जितना एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा उतनी ही इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इंटेंसिटी बेसिकली होती क्या है, तो पर यूनिट एरिया में इंटेंसिटी क्या होती है, पर यूनिट एरिया में से कितनी साउंड एनर्जी जो है वो पास हो रही है, पर यूनिट एरिया और पर सेकेंड। पर यूनिट एरिया में से पर सेकेंड कितनी साउंड एनर्जी जो है वो पास हो रही है, उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम कह देते हैं हमारी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा इसका मतलब क्या होगा, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी उस यूनिट एरिया में और पर सेकेंड पे पास हो रही है। इसीलिए एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, एम्पलीट्यूड अगर कम होगा तो इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। लाउडनेस का भी यही है, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड इसका कम होगा, देखो इतना सा एम्पलीट्यूड है बेचारे का, छोटा सा है, क्यूट सा, तो ये ज़्यादा लाउड नहीं है। इसको देख लो कितना ज़ोर से चिल्ला रहा है, ये बहुत चिल्ला रहा है, कोई बात नहीं, बट इसकी एम्पलीट्यूड देखो कितना ज़्यादा, एम्पलीट्यूड इतना ज़्यादा है। इसका मतलब है एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, लाउडनेस बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, लाउडनेस भी कम हो जाएगा। और इंटेंसिटी के लिए भी सेम चीज़ है, एम्पलीट्यूड बढ़ा इंटेंसिटी बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा तो इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। फाइन, चलिए देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द थ्री मीडियम एयर, वाटर और आयरन डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। यू नो वेरी वेल कि जो साउंड है उसको ट्रैवल करने के लिए हमेशा एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। उसको साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमेशा एक मीडियम की जरूरत तो पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है मीडियम की जरूरत। अगर इसको किसी मीडियम की जरूरत है, कौन सा मीडियम होगा वो, सॉलिड हो सकता है, या तो मीडियम क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, या मीडियम हो सकता है लिक्विड, या वो मीडियम क्या हो सकता है, गैस हो सकता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस, कोई भी मीडियम हो सकता है वो। अगर मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, सपोज मैं बात करती हूँ वैक्यूम की, तब क्या होगा, वैक्यूम के अंदर साउंड वेव जो है वो ट्रैवल नहीं करेगी। जहां पर है वैक्यूम, कोई मीडियम नहीं है, दैट मीन्स कि साउंड वेव वहां पर ट्रैवल नहीं करने वाली है, तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, वैक्यूम की बात ही नहीं है। साउंड वेव को अगर ट्रैवल करना है, देयर हैज टू बी अ मीडियम, वो मीडियम कुछ भी हो सकता है तीनों में से। तो यहाँ देख लो, एयर किस में आ जाएगा, एयर आ जाएगा गैस में, वाटर किस में आएगा, लिक्विड में आ जाएगा, और आयरन किस में आएगा, सॉलिड में आएगा। तो हमें तीनों ही मीडियम दे दिए। हमें ये पूछा गया है कि इसमें से सबसे ज़्यादा जो है जल्दी से ट्रैवल किस में करेगा, साउंड वेव जो है किस में जल्दी ट्रैवल करेगी। साउंड वेव किस पे डिपेंड करती है, साउंड वेव डिपेंड करती है डेंसिटी पे। साउंड वेव जो है वो डिपेंड होती है डेंसिटी पे, डेंसिटी पर डिपेंड करती है साउंड वेव, और डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर पे। फाइन, अगर टेम्परेचर होता है ज्यादा, सपोज टेम्परेचर है ज्यादा, साउंड वेव भी क्या होगा, जल्दी ट्रैवल कर जाएगी। अगर टेम्परेचर है कम तो साउंड वेव भी आराम से ट्रैवल करेगी। बट यहाँ क्या बोला, पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर पे रख दिया तीनों को, तो यहाँ टेम्परेचर की बात ही नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से कि हमारे यहाँ पे इसकी बात नहीं है। अब क्या बचा हमारे पास, डेंसिटी बची। जिसकी डेंसिटी होती है ज्यादा, जहां पर पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास में होंगे, डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, वहां पर हमेशा साउंड जो है वो बहुत जल्दी ट्रैवल करेगा, बहुत फास्ट ट्रैवल करेगा। तो यहाँ देख लो डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी। आयरन की अगर मैं पार्टिकल्स की बात करूं तो आयरन के पार्टिकल्स देखो इस तरह से बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होंगे। फाइन, अब अगर मैं बात करूं वाटर की, तो वाटर के पार्टिकल्स क्या होंगे, थोड़े दूर दूर होंगे, बिल्कुल ज्यादा नहीं लेकिन हाँ थोड़े दूर दूर तो जरूर होंगे। अगर हम बात करें एयर की, तो एयर पे देख लो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर होंगे। अब क्या होगा, होगा ये कि जैसे ही हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास रखा है जो कि साउंड जनरेटर है, साउंड जनरेटर है ये साउंड जनरेट कर रहा है, इसने क्या किया, इस साउंड जनरेटर की वजह से ये जो पास वाले पार्टिकल्स है, जो ये फर्स्ट सेट ऑफ एयर पार्टिकल है,
ये वाइब्रेट करेंगे और बहुत जल्दी एनर्जी को ट्रांसफर कर देंगे, बिकॉज सारे पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोज है, दूर दूर तो कोई है ही नहीं, बहुत पास पास में सारे पार्टिकल्स, तो बहुत जल्दी ये क्या करेंगे, साउंड को ट्रांसफर कर देंगे एनर्जी को। सेकंड पे आ जाओ, यहाँ देख लो वाटर में, यहाँ इनको एनर्जी ट्रांसफर में थोड़ा टाइम लगने वाला है, और यहाँ एयर पे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा दूर दूर है पार्टिकल्स, तो एनर्जी को ट्रांसफर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। दैट इज़ वाई साउंड वेव जो है यहाँ पर जल्दी ट्रेवल कर जाएगी, यहाँ थोड़ा लेट करेगी, और यहाँ पर सबसे लेट। मतलब फास्टेस्ट कहाँ होगा, फास्टेस्ट होगा आयरन पे। फास्टेस्ट कहाँ होगा, देखो साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन आयरन, स्लोएस्ट इन एयर। फास्टेस्ट होगा, फास्टर नहीं होगा, फास्टेस्ट होगा। सबसे ज्यादा जो फास्ट है वो आयरन में ट्रेवल कर रहा है, इसलिए फास्टेस्ट है। फाइन, आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एन इको रिटर्न इन 3 सेकेंड्स। एक इको है जो 3 सेकेंड में वापस आ जाती है। एग्जाम्पल्स को याद कर लेना, इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, सो एक इको है जो 3 सेकेंड में वापस आ जाती है, मतलब जाती है वापस आती है, 3 सेकेंड्स उसको लगते हैं। तो यहाँ पर टाइम कितना लगा, टाइम लगा है 3 सेकेंड। तो गिवन क्या है, देखो गिवन है टाइम इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 सेकेंड। सिर्फ जाने का या सिर्फ आने का नहीं है, जाकर वापस आई है ये वेव, उसका टाइम पीरियड है। अगर मैं सिर्फ जाने की बात करूंगी मतलब क्या हो जाएगा, हाफ। जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम आने में लगेगा, तो हम उसको हाफ कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा टाइम पीरियड टाइम कितना है, 3 सेकेंड है। मतलब वेव को पूरा ट्रैवल करना है, हमारे यहाँ से वेव गई वापस आई, सिंपल है। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स। सोर्स का मतलब ये बच्चा, सोर्स का मतलब क्या है, ये बच्चा है जो ये सोर्स है साउंड का। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये, जहां से रिफ्लेक्ट होकर फिर से कौन आ गई है, वेव आ गई है। तो ये क्या है हमारी, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब ये साउंड वेव गई वापस आ गई टकरा के, सिंपल है। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इन दोनों के बीच की आपको बतानी है डिस्टेंस, तो हमें क्या बतानी है, डिस्टेंस दोनों के बीच की। चलो ये हम बाद में देखेंगे। गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड इज 342 मीटर पर सेकेंड। तो देखो स्पीड ऑफ साउंड कितना है, 342 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी है स्पीड, 342 मीटर पर सेकेंड। नाउ डिस्टेंस हमें किसकी पूछी गई है, सोर्स और रिफ्लेक्टिंग सरफेस की। हमें ये पता है कि सोर्स और रिफ्लेक्टिंग सरफेस की डिस्टेंस नहीं गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। लेट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डी, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हम ले लेते हैं डी, दोनों के बीच की। बट डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, वेव ने कितनी डिस्टेंस को ट्रैवल किया है, गई है तब भी इसने डी को ट्रैवल किया, आई है तब भी इसने डी को ट्रैवल किया, मतलब क्या हो जाएगा 2d। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, डिस्टेंस ये कौन सी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है सोर्स और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच की। लेकिन हम जो डिस्टेंस ले रहे हैं, डिस्टेंस ट्रैवल किसके थ्रू, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय साउंड वेव, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय साउंड वेव इज 2d, दैट इज 2d। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, डिस्टेंस पूछा है, सिंपल है भाई। बाबा आदम के जमाने का फॉर्मूला याद करो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो डिस्टेंस को हम ले लेंगे 2d, बिकॉज इसे 2d डिस्टेंस को ट्रेवल किया है वेव ने। स्पीड कितनी है 342 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय टाइम इज 3 सेकेंड्स। टाइम कितना हुआ 3 सेकेंड। अब इस 2 को हम ट्रांसपोज कर देते हैं ताकि हमें d की वैल्यू मिल जाए और हमें पता चल जाए कि सोर्स और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है। सो d इज इक्वल्स टू 342 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। इस 2 से ये 342 जरूर कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा 2 1 2, ये हो जाएगा 2 1 2, 2 7 14, 2 1 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तो हो गया, अब एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं फिर से क्या क्या रिमेनिंग है हमारे पास, दैट इज 171 मल्टीप्लाई बाय 3। और 171 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते 3 से, 171 को आप मल्टीप्लाई कर दे 3 से, क्या आंसर आ जाएगा, देखो 171 को 3 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2, 3 1 3 and 2 + 5, इट विल बी 513। तो ये आंसर देखो क्या आ गया, 513 मीटर। 513 मीटर will be the distance between the source and reflecting surface।
मीटर क्यों आया, तो यहाँ देख लो मीटर पर सेकंड है, यहाँ सेकंड्स, इसका मतलब यूनिट इसके अकॉर्डिंग आएगी तो मीटर ही आने वाला है। तो देखो हमारी डिस्टेंस कितनी हुई 513 मीटर। सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन था, सब कुछ तो गिवन था हमें, बस हमें ध्यान में क्या रखना था, डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है 2d, ओनली d नहीं है 2d है। फाइन, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर द सीलिंग्स ऑफ कॉन्सर्ट हॉल्स कर्व्ड। कॉन्सर्ट हॉल की जो सीलिंग्स होती है वो कर्व्ड क्यों होती है, क्यों ऊपर से उसको कर्व किया जाता है। तो याद करो हमारी मूवी को याद कर लो, क्यों याद करें हम मूवी को, चलिए मूवी तो याद कर लो भाई, KGF को याद कर लो, अब तो कर ही लेंगे इसको याद। हमें ये पता है कि मूवी हॉल में देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। हम चाहे हमारे घर में कितनी बड़ी LCD लगा दे, कितनी बड़ी टीवी लगा दो, कितनी बड़ी स्क्रीन लगा दो, कितना ही बड़ा म्यूजिक सिस्टम लगा दो, लेकिन मजा तो जो हॉल में आता है वो कहीं और नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि उस पिक्चर हॉल की या कॉन्सर्ट हॉल्स जो होते हैं आपके, उनकी सीलिंग्स कैसी होती है, कर्व्ड होती है। कर्व्ड क्यों होती है, ताकि वहां पर क्या हो, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो, और वहां पे क्या होना चाहिए, रिवर्बरेशन होना चाहिए। रिवर्बरेशन क्या होता है आपको पता है, कि साउंड को परसिस्ट कर सके। हमारे जो ईयर में साउंड जो हमारा 0.1 सेकेंड रहता है, हमारे ईयर में 0.1 सेकेंड हमारा साउंड रहता है, हमारे साउंड को जो हमने सुना उसको हमारे पास में थोड़ा परसिस्ट करे, थोड़ी देर तक वो हमारा साउंड रहे हमारे पास, इसके लिए क्या होता है, रिवर्बरेशन होता है। और उस रिवर्बरेशन के लिए ही हम क्या करते हैं, सीलिंग्स जो होती है वो राउंड लगाई जाती है। एक और रीजन होता है कि राउंड लगाने का, कि ताकि जितने भी साउंड वेव्स है सारी ऑडियंस तक पहुंचे। ऐसा नहीं है कि हम, अगर मैं इस डायरेक्शन में बोल रही हूँ तो इस डायरेक्शन में पहुंचे, इस डायरेक्शन में बोल रही हूँ तो इनको ज्यादा अच्छे से सुनाई दे, उनको कम अच्छे से सुनाई दे, ऐसा नहीं। सब जगह पे पूरे हॉल के अंदर हर एक पॉइंट के ऊपर जो साउंड वेव है वो इक्वल आनी चाहिए, ताकि कहीं पर भी कोई भी पर्सन अगर बैठा है सबको इक्वली सुनाई दे, सबको बहुत अच्छे से क्लियरली सब कुछ सुनाई दे। इसी के लिए क्या किया जाता है, सीलिंग्स को कर्व बनाया जाता है। जो सीलिंग्स होती है कर्व इसीलिए बनाया जाता है इनको। देखो यहाँ पे क्या है, सीलिंग्स को कर्व बनाया गया है, और ये जो बोल रहा है स्पीकर, इसकी आवाज यहाँ पे देखो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होके, आवाज का भी रिफ्लेक्शन होता है, साउंड का रिफ्लेक्शन तो होता ही है, उस रिफ्लेक्शन की वजह से देखो सबके पास आ रही है, लेकिन इक्वली आ रही है, इक्वली उनकी साउंड डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ऐसा नहीं है कि अगर ये सामने की तरफ बोल रहा है तो यहाँ साइड में जो बैठे होंगे उनको थोड़ा कम सुनाई देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फाइन, देखो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, द सीलिंग्स ऑफ कॉन्सर्ट हॉल आर कर्व्ड सो दैट आफ्टर रिफ्लेक्शंस फ्रॉम द सरफेस साउंड कैन रीच ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द हॉल। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द हॉल पे आपका साउंड पहुंच जाना चाहिए, इसीलिए जो सीलिंग्स होती है वो थोड़ी सी कर्व्ड बनाई जाती है। फाइन, आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर है। रिवर्बरेशन और इको के क्वेश्चन भी हम करेंगे, ऐसा नहीं कि हम नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चन हमने किए भी है, न्यूमेरिकल भी हमने इको का ही किया है, ये क्वेश्चन हो गया, और भी हम क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए नाउ अब रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो दैट कि आप भी बोर ना हो और आपके लिए भी इजी हो जाए, कि मतलब सबको याद करना, सबको पढ़ना इजी हो जाए, कि इतने हमने पढ़ लिए, ये टॉपिक हमारे क्लियर है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स को भी, मतलब कि हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस को, उसके साथ साथ में हम हमारे टॉपिक्स को भी क्लियर करते हुए चलेंगे। थैंक यू सो मच।